और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है। और हमारे पड़ोस में जब भी कहीं पर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए तैयार होता है। यह नहीं देखता है कि वह कौन है, हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। हम जो भी विपत्ति में है उसकी मदद करते हैं। साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती हैं तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार होती है। आज दुनिया की 20% वैक्सीन की आवश्यकताओं को भारत पूरा करता है। और मैंने कहा कि जो वैक्सीन तैयार होती हैं वो 60% है, नॉट 20%, बट 60% वैक्सीन भारत में तैयार होती है। साथियों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 से ज्यादा देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन भी भेजी है। कोविड के दौरान आज भारत की इमेज पूरी दुनिया में जानते हैं। कोविड के दौरान आज भारत की इमेज पूरी दुनिया में जानते हैं, सामान्य इमेज नहीं है। एक विश्व बंधु के रूप में हमारी इमेज, हमारी छवि सारी दुनिया में स्थापित हो चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला दुनिया का अकेला देश यदि कोई है तो भारत है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह बात हम कहते हैं। कोविड के संकट के दौरान हमने करके दिखा दिया कि हमारा विश्व ही परिवार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्व बंधु बने रहेंगे और कोई भी हमारे शांति के प्रयासों को, हमारी सहनशीलता और सद्भावना को हमारी कमजोरी समझ लेगा। यह नहीं चलेगा। हमारे दुश्मनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व बंधु के पास अगर वैक्सीन है तो उसी विश्व बंधु भारत के पास ब्रह्मोस भी है। मेरे बहनों भाई, हम हर बीमारी का, एक बीमारी का नहीं, हम हर बीमारी का हर तरह से इलाज करना जानते हैं। हम हर बीमारी का हर तरह से इलाज करना जानते हैं। और साथियों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने की क्षमता की बात है, वर्षों से मैं देख रहा हूं, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं। याद कीजिए 2022 में, 2022 में जब मोदी जी की माता का निधन हो गया था, उस दिन भी वे उनका अंतिम संस्कार करके काम पर जुट गए थे। अपनी माता का निधन होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार करके काम पर जुट गए थे। मोदी जी ने अपने जो भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया था। उसी दिन नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक से भी वे जुड़े और उन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। साथियों, यही नहीं, मोदी जी ने सभी मिनिस्टर से कह दिया था कि कोई भी मेरी माता जी के निधन के कारण अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेगा, क्योंकि इस मां की कोख से जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो आज भारत का प्रधानमंत्री है, मां कितनी सौभाग्यशाली होगी।
कैसा संस्कार अपने बच्चों को दिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरी मां बार बार कहती थी, जिस काम के लिए जनता के बीच गए हो, तुम्हारी प्रायोरिटी यदि होनी चाहिए तो जनता का काम होनी चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी मां के निधन के बाद भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, वह व्यक्ति इस देश की मिट्टी से कितना प्यार करता होगा। साथियों, इस देश के लोगों के विकास के बारे में वह कितना सोचता होगा, इसकी कल्पना कीजिए। जहां तक ग्राउंड पर रिजल्ट देने की बात है, तो पिछले 12 सालों में देश में जो परिवर्तन हुआ है वह देख लीजिए। यह खुद से साबित हो जाएगा कि हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, बल्कि रिजल्ट डिलीवर करने वाले हम लोग हैं। यह कर के 12 वर्षों में हम लोगों ने दिखाया है। और साथियों, 12 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत को कोई नक्सलिज्म से, नक्सलवाद से मुक्ति दिला देगा। डिकेड्स तक, दशकों तक नक्सली आम लोगों और हमारे सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे, उनके साथ खून की होली खेलते रहे। बड़ी संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मारे गए। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस नक्सलवाद को हिंदुस्तान की धरती से समाप्त कर दिया है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहां मेरे बहनों भाइयों, वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, सड़कें बन रही हैं और विकास वहां तेजी के साथ पहुंच रहा है। हमने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी टैक्स रिफॉर्म जीएसटी हिम्मत के साथ लागू किया। कितना विरोध हो रहा था। सर, कांग्रेस ने कहा कि देश की पूरी बिजनेस सिस्टम को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। आज वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। और हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड्स लागू किए ताकि हमारे श्रमिक भाई बहनों का जीवन पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर हो सके, उनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े। यह चिंता करते हुए हमने 4 लेबर कोड्स लागू किए। इतना ही नहीं मेरे बहनों, हमने पूरे जस्टिस सिस्टम में भी रिफॉर्म किया है। ब्रिटिश राज से चले आ रहे कानूनों की जगह हमने नए कानून बनाए हैं ताकि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के राइट्स की बेहतर तरीके से रक्षा हो सके और हर नागरिक को न्याय मिल सके, समय पर मिल सके। एक समय था जबकि कांग्रेस बराबर कहती थी कि देश से आर्टिकल 370 कोई मां का लाल समाप्त नहीं कर सकता, और आपने देखा होगा आर्टिकल 370 को चुटकी बजाकर बहनों भाइयों हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, इसका नारा प्रारंभ से ही हम लोग लगाते आ रहे हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जो पहले नेता हुआ करते थे, हमारी जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बलिदान दिया है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी खपाई है, अपना बलिदान दिया है। और जिस कश्मीर की पहचान पहले पत्थरबाजी के कारण होती थी, हड़ताल और आतंकवाद से होती थी, आज वहां बहनों भाइयों टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नई इंडस्ट्री लग रही है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है जो कभी नहीं हुआ था। लेकिन वहां शांति से मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है। डिकेड से, दशकों से बंद हुए सिनेमा हॉल फिर से खुल गए। हिम्मत नहीं होती थी कोई सिनेमा हॉल खोल दे, सब खुल गए। मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है। हम लोग कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। आरोप लगाया जाता है,
हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते, कास्ट, क्रीड, रिलीजन की राजनीति नहीं करते। हम जस्टिस और ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप ध्यान दीजिए, 2014 से पहले देश में कितना निराशा का माहौल था। किसान पूरी तरह से बदहाल था, नौजवान परेशान था, देश की जनता आखिरी उम्मीद, बस उसे कोई नजर आता था तो भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी, मोदी जी नजर आते थे। और जनता ने उसी उम्मीद से प्रधानमंत्री के हाथों में देश की बागडोर दी। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरे। 2014 से पहले भारत दुनिया में वो सम्मान नहीं पा रहा था जिसका वह हकदार था। इतने घोटाले हो रहे थे, भारत में कोई भी पैसा बाहर से लगाने के लिए, बाहर से कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज दुनिया का बड़ा सा बड़ा देश आज भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है और हमारे साथ वह ट्रेड भी रखना चाहता है। 2014 के बाद, 2014 के बाद दुनिया के 38 कंट्रीज ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए समझौते किए हैं। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में प्लांट लगा रही हैं और मैं बतलाना चाहता हूं, आगे भी ये प्लांट लगने वाले हैं, डिफेंस के भी प्लांट लगने वाले हैं। भारत में अपने ऑफिस खोल रहे हैं। और साथियों, जितने भी आईफोन पूरी दुनिया में बिकते हैं उनमें से 25% आज यही कहीं पर बन रहे हैं तो हमारे और आपके देश भारत में बन रहे हैं। बहने भाई, 2014 से पहले जब देश में कोई क्राइसिस आती थी, किसी देश में कोई क्राइसिस आता था तो वहां फंसे भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था, चाहे तुम्हारा जो भी हो, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज दुनिया के हर कोने में रह रहे हर भारतीय को पता है कि मोदी सरकार हमको अकेला नहीं छोड़ेगी। चाहे यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो या ईरान हो, सीरिया हो या सूडान हो, मोदी जी हर जगह से भारतवासियों को सुरक्षित लेकर भारत की धरती पर आए हैं। मेरे बहनों भाई, 2014 से पहले इंटरनेट सिर्फ ज्यादातर शहरों में और अमीरों के घरों में था। आज घर घर में इंटरनेट है। आज गांव का नौजवान भी 5G चला रहा है। 2G 3G की बात पुरानी हो गई, अब 5G चला रहा है। 2014 से पहले हजारों गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, आज हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली भी पहुंच चुकी है। 2014 से पहले देश में अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। लेकिन हमने अंत्योदय और सर्वोदय की भावना से काम करते हुए 25 करोड़ देशवासियों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है। ये मैं नहीं, बल्कि हाईली रिप्यूटेड जो एजेंसी हैं, ये उनका दावा है। और आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत इक्वलिटी के मामले में जो बहुत निचले स्तर पर था, आज दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, इक्वलिटी के मामले में देखिए, मौका दीजिए, 5 से लेकर 7 साल 8 साल, इससे ज्यादा नहीं, इक्वलिटी के मामले में दुनिया में भारत हमारा नंबर 1 पर होगा। मेरे भाई, यानी विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और वंचित वर्गों तक पहुंच रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी देखी है। मेरे बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी देखी है। वह जमीन से उठकर आए हुए नेता हैं, वो बड़े बाप के बेटा नहीं है। उन्होंने लोगों का दर्द देखा है, इसलिए उन्हें पता है कि आम आदमी की समस्याएं क्या है। और आप सोचिए, 2014 से पहले देश में कितने करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट था? कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट था? बैंक अकाउंट था ही नहीं अधिकांश लोगों के पास। और बैंक अकाउंट यदि गांवों में या गरीबों को खुलवाना होता था तो सिफारिश की जाती थी, मेरी पैरवी कर दो, मेरा बैंक में अकाउंट खुल जाए। विटनेस लगते थे कि जब तक कोई विटनेस नहीं मिलेगा, गवाह नहीं मिलेगा, तब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। और अकाउंट न होने की वजह से कई ठेकेदार
माने उनकी मजदूरी, उनके काम की कीमत देने में भी हेराफेरी करते थे, घपला करते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा अब यह नहीं चलेगा। उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की और आज भारत में 56 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। मैंने भाइयों 56 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट। और अब अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता है, बैंक आपके घर आता है। बैंक अब आपके घर आता है। साथियों, 2014 से पहले देश में महिलाओं को सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अनेक परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आपने देखी होगी, घर में टॉयलेट्स नहीं है, उन्हें अपने मान सम्मान से और सुरक्षा समझौता करके बाहर जाना पड़ता था। घर पर पानी का कनेक्शन न होने के कारण भरी दोपहरी में महिलाओं को दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। कई ऐसी समस्याएं। 2014 में हमने महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को समाप्त करने का उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और हर महिला की गरिमा और सुरक्षा के लिए हमने देश में 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनवाए ताकि महिलाओं के लिए को बाहर न जाना पड़े। हमने 2019 में जब जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, उस समय केवल 17% ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित जल पहुंच रहा था। केवल 19% लोग, 17% घरों में पहुंच पा रहा था। लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है मेरे बहनों भाइयों। और आज करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने की काम से मुक्ति मिल गई है। जहां यदि कोई शेष बचा होगा, कहीं आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर देखने के लिए कुछ लोग बैठे रहते हैं, देखते हैं कहां समस्या है। सिर्फ समस्या है तो निश्चित समय में उसका समाधान होकर रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पीएम आवास योजना के कारण पहली बार महिलाओं के नाम से, करोड़ों महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी अब दर्ज हुई है। हमने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की। आपको मालूम है, गैस कनेक्शन हमारी माताओं बहनों को काफी हद तक स्मोक्स, धुएं से मुक्ति मिली है। हमने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। क्या पहले कोई कल्पना करता था 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा? इतना ही नहीं, आम लोगों के, वंचित वर्ग के लोगों को और महिलाओं का संघर्ष को, महिलाओं के संघर्ष को कांग्रेस कभी वो संघर्ष नहीं समझ पाई, उनका कष्ट नहीं समझ पाई। और जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी मेरे बहनों भाइयों, वह आम जनता का दर्द कभी समझ नहीं सकते। जो लोग खुद को राजा रजवाड़ा मानते हों, वो बहनों भाइयों आम आदमी की जरूरत और आम आदमी की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते। आप सोचिए, इंदिरा जी ने 1983 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में स्वयं कहा था, मैं किसी शाही परिवार से नहीं आती हूं। इंदिरा जी ने कहा था, लेकिन अपने समर्पण और परिश्रम से हमने यह दर्जा हासिल किया है। इंदिरा जी ने कहा था, क्षमा करें वो नहीं है हमारे बीच। कांग्रेस वाले पूछेंगे, कांग्रेस वाले पूछेंगे ये कहां लिखा है? यह बात राजनीतिक चिंतक पार्थ चटर्जी ने फ्रंटियर में लिखी है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। पार्थ चटर्जी ने फ्रंटियर में लिखी है, जो कि राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। कांग्रेस की राजनीति इसी मानसिकता पर टिकी है। यह देश एक परिवार की जागीर है। अब राहुल जी की बात क्या करें, उनके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन लगता है कि अपने को प्रधानमंत्री का नेचुरल उत्तराधिकारी मानते हैं। प्रधानमंत्री इस देश का कोई होना चाहिए तो वही होने चाहिए। एक लेखक हैं, राइटर हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्रीनिवास राजू। उन्होंने राहुल जी पर एक किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 2014 के चुनाव से पहले है, उसके बाद राहुल जी अपने साथ के लोगों से कहते थे कि उनका समय 2024 में आएगा। उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, उनका समय 2024 में आएगा। यानी राहुल जी सत्ता में आने और प्रधानमंत्री बनने की बात करते थे। और तो और राहुल जी यह बात किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह करते थे, निश्चितता के साथ करते थे। मानव है जनता का विश्वास जीतने के लिए संघर्ष नहीं करना,
बल्कि बस केवल अपने समय का इंतजार करना है, यही मानते थे। साथियों, यही अंतर है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोगों से जो अलग बनाता है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे प्रधानमंत्री को जो अन्य लोगों से अलग बनाता है। कांग्रेस के लोग अपने को क्यों राजा मानते हैं, लेकिन हम अपने को जनता का सेवक मानते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा हमें जन सेवा ही प्रभु सेवा की शिक्षा दी है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, यह शिक्षा दी है। और जब भी जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है तो यही भाव हमारे काम में दिखा है मेरे बहनों भाई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं पर कोई ऐसी बात दिखाई दे जो कि हमारे कैरेक्टर के सर्वथा खिलाफ है तो उसे आप पॉइंट आउट करें। साथियों, 2014 से पहले हम नीडल, सुई से लेकर शिप तक, टॉय से लेकर टैंक तक सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे। और जब कभी भारत के पास बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का अवसर आता था तो हम उन्हें खो देते थे। यह हमारी हालत थी। इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र मैं आप सबके बीच यहां पर अवश्य करना चाहता हूं। आपको पता है, पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ भारत को ही हर साल लगभग 19 अरब यानी 1900 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होते हैं, केवल भारत। भारत आज तक इन सारे चिप्स को दूसरे देशों से खरीदता रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1960 के डिकेड में यह चिप बनाने वाली एक सबसे बड़ी कंपनी भारत में इस चिप की फैक्ट्री खोलना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसे परमिशन नहीं दी। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2004 से लेकर 2005 में, 2004 और 2005 मुझे याद है, तो उसमें वह कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने आई और उसे 3 साल तक कांग्रेस की सरकार ने बराबर लटकाए रखा कि हम परमिशन देंगे, तो थक हार कर वह कंपनी चीन चली गई। कैसे सेमीकंडक्टर यहां बन पाता? सोचिए, कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस देश से बाहर चला गया, रोजगार का कितना बड़ा अवसर हमने खो दिया। और साथियों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की, आज की और भविष्य की जरूरतों को समझा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है और हमने पिछले साल देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना दी है। यह अंतर है हमारी सरकार में और पहले की सरकारों में।